आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि जो भारत की आबादी का जो डीएनए एनालिसिस हुआ है, जेनेटिक एनालिसिस हुआ है, क्या उससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं? कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसने इसे डीएनए डेटा एनालिसिस कुछ जारी किया है और इसमें सैंपल काफ़ी कम ही लिया गया है। कोई करोड़ में सैंपल नहीं है, कोई लाख में भी नहीं है, 1000 में भी नहीं है, कुछ 100 में सैंपल है। तो उसके आधार पर पूरा का पूरा तो उतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उन्होंने डेटा जो प्रस्तुत किया है उससे जो संकेत आते हैं, तो उसके संकेत तो यही बताते हैं कि भारत में विविधता तो है, परंतु इनकी जड़ें जो हैं वह काफ़ी गहरी हैं और मिली हुई हैं। मनुष्य वातावरण से प्रभावित होता है, उसके अनुसार से डीएनए में बदलाव भी होते हैं और अलग अलग जो जनजाति समूह है, जाति समूह है, उनमें आपस में भी वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध ये सब होते हैं, जिनसे डीएनए में परिवर्तन आता है और एक मिक्सचर बन जाता है। तो भारत एक मिक्सचर है। आपको प्योरिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी यूरोप टाइप की कि एक ही तरह का ग्रुप मिल गया। तो यहाँ पर सभी जातियों में, जनजातियों में, भाषा समूहों में, चाहे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो, या फिर साउथ इंडियन द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसकी बात कर लें, या इधर हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती है, सिंधी है, उर्दू है, इस तरह के जो भाषा समूह हैं, तो अगर इनकी बात कर लें तो ऐसा भी कोई डीएनए एनालिसिस से यह सिद्ध नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो है एक विभाजन ही है। द्रविड़ भाषा के जो शब्द हैं वो ऋग्वेद में भी मिलते हैं और कुछ लोग यहाँ पर यह बतलाते हैं कि वो जो है वो उधर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसमें जो द्रविड़ भाषा के शब्द जो वेद में मिलते हैं वे उधर नहीं मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वे उस तरफ नहीं गए हैं, और अगर कुछ माइग्रेशन हुआ है, पहले तो आक्रमण की बात करते थे, इन्वेजन थ्योरी, तो इन्वेजन थ्योरी तो ख़त्म हो गई, अब माइग्रेशन थ्योरी की बात करते हैं। तो माइग्रेशन तो देखिए पूरे विश्व में सब जगह सभी जातियों जनजातियों का हुआ है, पूरे विश्व स्तर पर ही हुआ है। तो उस आधार पर जो कॉकेशियन हैं, ऑस्ट्रेलॉइड हैं, मंगोलाइड हैं, नेग्रिटो हैं,
वे, तो ये सब चाहे ऑस्ट्रो कॉकेशियन हैं, तो इन सब का मूवमेंट देखा गया है, आंका गया है। तो ये तो खैर होता है। चलिए, जो भाषा समूह और जो डीएनए की जो बात है, तो हम लोग डीएनए में दो देखते हैं। एक तो जो मातृ पक्ष का देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक्स क्रोमोसोम का देखते हैं, और पितृ वंश का अगर देखते हैं, पिता से देखते हैं, तो वो वाई क्रोमोसोम्स हैं। और दोनों का देखते हैं तो ऑटोजोमल्स डीएनए होते हैं, जो ऑटोजोम्स होते हैं। तो हम लोग ऑटोजोम्स का एनालिसिस और हैप्लोग्रुप जो है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं वह, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वह, उसके एनालिसिस से उन लोगों ने रिपोर्ट जारी किया है। वैसे इतना तो ये बताते हैं कि डीएनए एनालिसिस से ये सिद्ध होता है कि अफ्रीका से ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, और वो करीबन मतलब कुछ लाख वर्ष पहले, 1-1.5 लाख वर्ष पहले माइग्रेशन हुआ है। और कुछ बताते हैं कि 70 से 80 हज़ार वर्ष पहले, मतलब लाख वर्ष पहले से होता आया है, और 70-80 हज़ार वर्ष पहले तक माइग्रेशन होता रहा है। तो उसमें 3 लाख वर्ष से लेकर के कुछ लाख वर्ष तक बताते हैं कि शुरुआत उधर से होती है, और उधर से आते हैं 70-80 हज़ार वर्ष तक, मतलब आते रहते हैं। तो ये जो है अफ्रीका से आए हैं, तो उधर से एशिया से, मेडिटेरेनियन रीजन से, उधर से भी कुछ आए, ईरान वगैरह तरफ से भी कुछ आए। तो यह जो है आदि मानवों की आबादी आती रही है, आज भी आ ही रहे हैं। तो सटीक जो है कौन कहाँ से आया है उसका तो पता उतना नहीं चल पाता है, क्योंकि सब पूरा भारत में मिक्सचर आ गया है। आपको जो थोड़ा बहुत मैं डेटा दूंगा उससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है पूरा मिक्सचर हो गया है, और उससे स्पष्ट कुछ नहीं होता है कि वास्तव में कौन कहाँ से कैसे कैसे आया। तो मात्र सत्ता वाले में जो है एम ग्रुप, आर और यू, ये माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप है, एम, आर और यू। इसमें 60% जो है वो एम कैटेगरी का है, जो कि भारत के माताओं में पाया गया है। तो 60% जो समूह है भारत का, तो बहुत बड़ा समूह है, और उससे वो कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से अगर ये अपने आप ही में इस थ्योरी को खंडन कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। और उसी तरह से अगर हम देखते हैं आर ग्रुप का, तो जो हैप्लोग्रुप आर है, तो यह जो है हैप्लोग्रुप एन से यह निकला है, और इसका भारत में R1A+ के रूप में आया है, और R2 भी आया है। तो R1A+ जो है, ये जो है कॉकेशियन में पाया गया है, रशियन में पाया जाता है, और भारत के कुछ ब्राह्मण में, उत्तर भारत के कुछ ब्राह्मणों में भी पाया गया है। जिधर R2 जो है ये बलूचिस्तान में, राजस्थान में, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें, उत्तर प्रदेश इसमें भी मिलता है। तो ये ईरान में भी, जॉर्जिया और टर्की में भी इसको देखा गया है। अब R5 जो है वह तो सभी भारत के सभी उसमें ग्रुप में देखा गया है, और R5A1 जो है यह सभी में देखा गया है, आर्य में भी और द्रविड़ों में भी देखा गया है। R5A2 जो है द्रविड़ों में भी देखा गया है। R7 जो है संथाल में देखा गया, मुंडा जनजातियों में देखा गया। R7B जो है उरांव में देखा गया, उरांव जनजाति में। R8 जो है तो ये उड़ीसा में पाया गया है, आंध्रा में पाया गया है। R30 जो है यह आंध्रा में पाया गया है, उत्तर प्रदेश में पाया गया है, और थारू जनजातियों में पाया गया है।
R31 जो है वो राजस्थान में पाया गया, राजपूतों में पाया गया, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में भी पाया गया है और दूसरे समूहों में भी पाया गया है। R31B जो है ये आंध्र प्रदेश के रेडियो में देखा गया है। और माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप U जो है उसका तो भारत के पश्चिम और पश्चिम उत्तर में पूरा विस्तार पाया गया है। ये पूर्वी और दक्षिणी भागों में इसकी उपस्थिति कम पाई गई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी भारत में एक श्योर ग्रुप नहीं है, समूह, जिसमें कि एक ही टाइप का डीएनए डेटा पाया गया हो और दूसरे में वह न पाया गया हो। ऐसा किसी में ऐसा नहीं देखा गया। हालांकि सैंपल तो काफ़ी कम लिए गए हैं, फिर भी जो उसका रिपोर्ट आया है उससे तो यही सिद्ध होता है, इससे विविधता ही सिद्ध होती है, लेकिन और कुछ नहीं। अगर हैप्लोग्रुप वाई का देखें, पितृवंश की तरफ से देखें, तो उसमें LHZ2 J2R2O2R1A के अंतर्गत है और बहुत छिटपुट जो है वो Z और D और R और B के भी देखने को मिले हैं। लेकिन इसमें सर्वाधिक जो है, जो विवादास्पद है, वो R1A ही है। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये सबसे पहले जो क्रोमोसोम L पर जो है, तो यह भारत की जनसंख्या के 7 से 14% तक के इसमें पाया गया है। कर्नाटक के आसपास इसको देखा गया है बहुत, और गुजरात में, हरियाणा में भी इसको देखा गया है। कोरबा, वोकालिंगा, लिंगायत समूह में भी इसको देखा गया है। महाराष्ट्र के कोंकण में भी इसको देखा गया है। और वाई क्रोमोसोम्स जो है, तो उसका जो हैप्लॉइड H है, तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण भारत जनजातियों में भी देखा गया है। इसमें चेंचू, इरुला, कोया, कोड़ा, गोंड, कुरुम्ब, ये सब में भी इसको पाया गया। और चीक, दुसाद, लोहार, महाली, सेवार, कम्हार, भील, महेश, कंवार, उरांव, बराई, कम्हार, रेड्डी, लिंगायत, आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण में भी देखा गया। लगभग यह 40% पाया गया हैप्लॉइड H ग्रुप। तो बहुत बड़ी आबादी में पाया गया, तो कैसे किसी को कहा जाए कि इसी ग्रुप का ही है। और हैप्लोटाइप J2 जो है वो 20% जो है दक्षिण भारत में पाया गया है, उत्तर भारत में 11% पाया गया है। उच्च जातियों में 18%, 18.6% है, निम्न जातियों में 14%, और एस्ट्रो एशियाटिक जनजातियों में 11% तक पाया गया। झारखंड के असूर में यह 77.5% और तेलंगाना में के आंध्र जनजाति हैं वहाँ तेलंगाना में, उसमें 33.15% है। उत्तर प्रदेश के कोल जनजाति में 33.34% तक है। महाराष्ट्र तथा दक्षिण ब्राह्मण समूह में भी यह कुछ प्रतिशत पाया गया है। और वाई क्रोमोसोम्स जो है वो हैप्लोटाइप O2A जो है यह लगभग 5% पाया गया है उत्तर भारत में। ऑस्ट्रो एशियाटिक में यह 75% तक पाया गया है हैप्लोटाइप O2A। और द्रविड़ और आर्य भाषियों में यह 3.3% है। और वाई क्रोमोसोम R2 जो है ये भारत में 10% तक पाया गया है और आर्य और द्रविड़ दोनों भाषाभाषी वालों में पाया गया है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कश्मीर, पंजाब के ब्राह्मणों में 20% से 30% तक के बीच यह मिला है। वैश्य और कायस्थ समूह में भी यह 20 से 36% तक मिला है और ऑस्ट्रेलॉइड वालों में ये 10% तक मिला है। गुजरात के भील और दक्षिण भारत के चेंचू में भी यह पाया गया है, संथालों में भी यह पाया गया है। तो यह भी तो सभी में पाया जा रहा है कुछ ना कुछ मात्रा में। और अगर वो वाई क्रोमोसोम्स पर हैप्लोटाइप R1A देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विवादित वाले में है कि यह जो है ये ब्राह्मणों में ज़्यादा प्रतिशत में पाया गया, लेकिन बाकियों में भी पाया गया है। R1A जो है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस में पाया गया है। तो R1A जो है ये बंगाल के ब्राह्मण में 72% तक पाया गया है।
कोंकण के ब्राह्मण में 48% तक, तमिलनाडु के अयनगढ़ में 31% तक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों में भी इसकी अच्छी मात्रा देखी गई है। R1A यही सबसे उसमें है। पंजाब के लोगों में 47% तक देखा गया है, क्षत्रियों में 67% तक देखा गया है, पासवानों में, चमारों में, इन सब में भी इसकी उपस्थिति 50% से ऊपर ही है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यादवों में भी यह पाया गया है, उसमें भी इसकी जो है उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, 50% से ऊपर ही है। वणिकों में, भूमिहारों में भी यह पाया गया है। दक्षिण भारत के जनजातियों में भी यह पाया गया, चेंजू में भी पाया गया 26% तक के आसपास तक। तो इस तरह से अगर इसको देखते हैं तो यह तो बहुतों में पाया जा रहा है, तो यह भी उतना वह नहीं कहा जा सकता है 100% कि ब्राह्मण समूहों में खाली R1A नहीं पाया गया, इसके अलावा J2 भी पाया गया, R2 भी पाया गया, H1 भी पाया गया है, पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। तो इसे माइग्रेशन थ्योरी तो उतना सही नहीं बैठ रहा है इसमें। R1A जो है अन्य जनजातियों में भी पाया गया है, खाली ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में और चमारों में और इसी यादवों में इसी में नहीं पाया गया, बल्कि गोंड में भी पाया गया है 18% तक, सहारिया में भी पाया गया 28% तक, कोल में पाया गया 14% तक, चेंचू में पाया गया 26% तक। तो यह जो है किस आधार पर फिर कहा जाएगा कि पासवान में पाया गया है 40.7% तक, गुज्जर में पाया गया है 40.8% तक, और बाहुरी जनजाति जो है जो दक्षिण भारत में उसमें 35% तक मिला है। तो इससे तो यही लगता है कि भारत जो है की तरफ जो है माइग्रेशन कुछ तो जरूर हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं हुआ, कुछ आए हैं, लेकिन इधर से भी कुछ लोग उधर गए हैं। तो और यहाँ पूरे भारत के समूह में, पूरे भारत के जितने भी हैं उसमें भी यह पाया गया। तो आना जाना आबादी का लगा रहता है, ऐसा नहीं है। तो रेड तो भारत में हुए हैं, उधर से लोग आए हैं, बसे हैं, यह तो इतिहास भी बतला रहा है। और यह जो DNA का जो प्रतिशत है यह भी बता रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा है सिर्फ कि एक तरफा उधर से कोई आ गया, उधर से इतनी बड़ी आबादी यहाँ से शिफ्ट हो गई, ऐसा नहीं बता रहा है। यहाँ के सभी जातियों में और जनजातियों में हर तरह का जो DNA हैप्लोग्रुप है उस सभी को पाया गया है। तो इससे तो यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों में है, जैसे कि बताया मैंने R1A ग्रुप जो है तो वह भारत की जो कुल आबादी में 19% तक है R1A, लेकिन सभी जातियों जनजातियों में ये छिटपुट पड़ा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि ये ब्राह्मणों में इसका प्रतिशत ज़्यादा पाया गया है R1A। और यूरोप में R2 भी पाया जाता है, R1B और R2 ये बहुत तायत में मिलता है। तो R1B जो है यूरोप में पाया गया है, भारत में बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया गया है। तो R1B जो है अगर उधर से आया होता तो ये ब्राह्मणों में होता, लेकिन ब्राह्मणों में तो ये पाया नहीं गया है वैसा R1B। तो फिर किस आधार पर कहना कि वहाँ से जो है माइग्रेट करके आए हैं। तो ये माइग्रेशन का जो थ्योरी है ना, ये भी जो है बहुत अपनी गहरी वो मतलब उतना इनका पुख्ता दावा नहीं हो सकता है। अगर R1B ज़्यादा पाया जाता तो कुछ माना जा सकता था, लेकिन R1B तो इधर पाया नहीं जा, R1A पाया जा रहा है और भारत के सभी जातियों जनजातियों में R1A को देखा जा रहा है। इस तरह से ये जो है उतना ये नहीं होता है, ये एक तरह से ये थ्योरी डिबंक हो जाती है थ्योरी के रूप में। हाँ, इतना अवश्य है कि माइग्रेशन तो कुछ ना कुछ होता रहा है। तो चीन से भी लोग भारत आते रहे हैं, भारत से भी लोग चीन जाते रहे हैं, भारत से लोग बर्मा और उधर वियतनाम और इस तरफ है इंडोनेशिया मलेशिया तरफ जाते रहे, जापान भी जाते रहे, उधर से भी कुछ लोग आते रहे हैं, अफ्रीका से भी यहाँ आए हैं और यहाँ से भी कुछ लोग अफ्रीका गए हैं, यूरोप से भी कुछ उधर से आए हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से, ईरान से
तुर्की से, उधर से भी कुछ आया है। अरे भारत का जो वह जो अंडमान में जो ग्रुप मिला है, तो अंडमान में जो निग्रो का वह मिला है, वह तो दक्षिण भारत में उतना नहीं मिला है, काफ़ी कम रिलेटेड है। दक्षिण भारत के जातियों जनजातियों में तो अंडमान का तो बहुत कम मिला है प्रतिशत, यानी निग्रो ग्रुप के जो डीएनए है वो बहुत ही कम मिले हैं। तो इससे जो है कुछ लोग जो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह सही नहीं बैठ पा रहा है। तो इन्वेजन थ्योरी डिबंक हो गया और माइग्रेशन थ्योरी भी डिबंक हो गया। उतनी बड़ी आबादी कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी भाई? पूरा उत्तर भारत और पाकिस्तान पूरा भर दे, उतनी बड़ी आबादी वहाँ से कोई वो खान थोड़ी था कि वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था, इधर से माइग्रेशन हो रहा था। थोड़े बहुत लोग व्यापार की दृष्टि से कुछ आते हैं, कुछ लोग रेड करते भी आते हैं, कुछ लोग भाई कहीं पर जहाँ ज़्यादा कुछ उपज हो रही है उस तरफ माइग्रेट कर जाते हैं कि चलो उधर उत्पादन वो हो रहा है, अनाज का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उधर खाने पीने को ज़्यादा है, उधर जंगल ज़्यादा है, उधर थोड़ा सा मनुष्य के जीने लायक वातावरण ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, तो उस तरफ से शिफ्ट होते हैं। तो वैसा तो कुछ ना कुछ शिफ्ट तो अवश्य ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज भी हो रहा है। लेकिन इधर से भी तो लोग उधर गए हैं, और यह थ्योरी ज़्यादा सही बैठती है कि भारत से, और इसका शास्त्र में प्रमाण भी मिलता है कि भारत से कुछ लोग उधर मूव किए। तो इस तरह से यह जो है कि ब्राह्मणों में पाया गया है R1A, तो R1A खाली ब्राह्मणों में नहीं पाया गया, और ब्राह्मणों में सिर्फ R1A भी नहीं पाया गया है। हाँ, यह है कि उसकी मात्रा जो है ठीक ठाक पाई गई, लेकिन उतनी मात्रा तो इसे पासवानों में भी और यादवों में भी और क्षत्रियों में भी और चेंचू जनजातियां हैं उन सब में भी, इन सब में पाया गया है दक्षिण भारत के। तो दक्षिण भारत में भी R1A का जो है पाया गया, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता। R1B अगर पाया जाता तो सिद्ध हो जाता, तो R1B तो उतना पाया नहीं गया भारत में। R2 की मात्रा भी थोड़ी बहुत पाई गई है, तो वो भी छिटपुट सभी जनजातियों में इस तरह से। तो इस तरह से अब जो लोग वो खेती करने के लिए आज से भी कर रहे हैं कि जो है उत्तर भारत में जो है वो गेहूं और बार्ली ज़्यादा उपजाया जाता है, और दक्षिण भारत में दालें उपजाई जाती हैं और चावल और मिलेट, मतलब कि ज्वार बाजरा इस टाइप का। तो बताते हैं कि मतलब मोटे अनाज कोदो, तो वो तो इस तरह से एक विभाजन भी जो है साउथ इंडिया और इसमें क्या। अरे भाई, पहली बात तो जानना चाहिए कि फसल जो भी होती है वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होती है। फसल का जनजाति समूह से क्या लेना देना है, वह तो क्लाइमेट के आधार पर होता है। तो क्लाइमेट जिस तरह से होगा, अगर आप सेब को ला करके उगाने की कोशिश करेंगे दक्षिण भारत में थोड़ी उग जाएगा, या नारियल को उठा करके अगर आप कहेंगे कि हम जो पहाड़ पर नारियल उगाएंगे तो थोड़ी उग जाएगा। तो वह तो क्लाइमेट के आधार पर होता है। नारियल तो वहाँ होंगे जहाँ पर कि समुद्र का किनारा है, तो उधर नारियल होगा, उसकी आबादी से उसका बहुत क्या लेना देना है। जो वनस्पतियां हैं वे तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से उगती हैं, उनको मनुष्य वहाँ पर खाता है, उसके हिसाब से उसे उगाता है, और उसका कुछ स्प्रेड होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ जो है मनुष्य अपने साथ जाता है तो कुछ चीज़ों के बीजों को ले जाता है, लेकिन वे भी वहाँ तभी हो सकते हैं जब उसके अनुकूल ही, उस वनस्पति के अनुकूल ही वहाँ पर कुछ न कुछ वातावरण हो, तो वहाँ पर वो उग जाएंगे और वहाँ पर फल फूल जाएंगे। कुछ तो सिर्फ उग जाते हैं और फलते नहीं हैं, ऐसा भी देखा गया है।
तो इस आधार पर भी ये कहना कि अरे वहाँ तो खाली जो है चनाएं उगाए जाते थे दक्षिण भारत में, और मूंग की दाल उगाई जाती थी, और जो है मिलेट उगाए जाते थे, जबकि उत्तर भारत में जो है गेहूं और बार्ली। भाई उत्तर भारत में भी जो है धान उगाए जाते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं उगाए जाते हैं। अब कहेंगे कि उत्तर भारत के जो रेगिस्तान वाला इलाका है राजस्थान तरफ, तो वहाँ धान उगा कर दिखाएं, वहाँ धान कहाँ उगता था उसका कोई प्रमाण नहीं आ रहा। तो प्रमाण तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि इस समय जो है वहाँ भी इसका भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ भी हाथी पाया जाता था, तो वहाँ भी कभी जंगल था, आज जो रेगिस्तान है। तो यह भी बदलता रहता है, वातावरण भी समय समय से बदलता रहता है। तो इस तरह से फसलों के आधार पर, चाहे मानव की आबादी को वनस्पतियों के आधार पर भी निर्धारित करने की कोशिश किसी न किसी तरह से इसको विभाजित करने का एजेंडाधारी लोग करते हैं कि भाई इसको विभाजन कर दिया जाए और उसके आधार पर जो है कोई पॉलिटिक्स की जाए। परंतु यह उचित नहीं है। भारत जो है विविधताओं का रहा है, क्योंकि यहाँ विभिन्न क्लाइमेट हैं, और क्लाइमेट से व्यक्ति की मुखाकृति बदल सकती है, और कुछ जेनेटिक परिवर्तन हो सकते हैं, उसका रंग कुछ बदल सकता है, कुछ लंबाई उम्बाई भी हो सकती है, कहीं पर कुछ थोड़े मोटे हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति जो अभी अगर आप जाएंगे कहीं से, अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले जाएं तो सांवले हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भाई धूप ज़्यादा पड़ रही है। तो उससे वह सिद्ध नहीं हो जाता है कि वहाँ जो है कि आबादी ही ये बिल्कुल ही अलग थी, ऐसा नहीं है। और वहाँ की भाषा अलग थी, बिल्कुल ही सर्वथा वे सब अलग थे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ तो वहाँ वातावरण होगा तो अलगाव तो निश्चित ही है, हो ही जाना है, लेकिन उससे पूरे के पूरे आबादी को ऐसा कह देना कि ये बिल्कुल ही सर्वथा भिन्न है, और भारत को इस तरह से इसको दो भागों में बांट दिया जाए, जैसे कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन, इस तरह से। तो ये सब जो है कोशिशें असफल हो जाएंगी, इस सब एजेंडा नहीं काम आएगा। हरि ओम।